Example number three, capital budgeting. A company is considering two mutually exclusive projects. Both require an initial cash outlay of rupees 1 lakh. दोनों में ही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। कैश आउटले का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए ईच एंड हैव अ लाइफ ऑफ 5 years। इसका मतलब एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल की है। कंपनीज रिक्वायर्ड टू required rate of return 10% and pays tax 50%. The project will be depreciated on a straight line basis। SLM की मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड की बेसिस पे आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। एस्टिमेटेड कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन, देखो आपको फ्लो दिया है बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, यानी डेप्री भी लगाना बाकी है और टैक्स भी काटना बाकी है। पर्टिकुलर्स आपको दे दिए है, प्रोजेक्ट आपको दे दिया है। प्रोजेक्ट ए में 40-40-40 इस तरीके से रिटर्न आता है 5 साल तक, एंड प्रोजेक्ट बी में 60-30-20-50-50 आता है। कैलकुलेट फॉर ईच प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड, ये फाइंड करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करना है। एंड वन मोर थिंग, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए करना क्या है। इन सभी के लिए, इन सभी मेथड में, चारों के चारों मेथड में आपको जो कैश फ्लो चाहिए वो कौन सा चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए एंड बिफोर डेप्रीशिएशन चाहिए। ये हमको चाहिए होगा। आपको दिया क्या है? बिफोर डेप्री एंड बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो पहले आपको तो फ्लो एडजस्ट करना होगा। आपको जो रिक्वायर्ड फ्लो है वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, दो प्रोजेक्ट है तो काम थोड़ा लंबा होने वाला है। चलिए, तो दो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ए, पहली बात तो प्रोजेक्ट ए के लिए हमने फ्लो फाइंड किया है और ये प्रोजेक्ट बी के लिए है। ठीक है, हमें इसके लिए चाहिए होगा डेप्रीशिएशन। डेप्री फाइंड करना ही होगा क्योंकि डेप्री हमको एड बैक करना है। डेप्री की फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट हमें पता है 1 लाख रुपए कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years। तो डेप्रीशिएशन लगने वाला है कितना? 20,000 डेप्रीशिएशन लगने वाला है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा, दूसरे में भी फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरे में भी डेप्रीशिएशन क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। कितने साल थे? 5 साल थे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपको जो फ्लो दिया था पहले वाले प्रोजेक्ट में सेम है, 40-40 है। इस तरीके से 5 साल तक आपको मिलने वाला है। डेप्री लेस करना बाकी है। डेप्री आपको लेस करना है कितना? 20,000। सब में से डेप्री माइनस करना बाकी है और डेप्री की अमाउंट सेम रहेगी क्योंकि एसएलएम मेथड है। माइनस करोगे तो कैश फ्लो आफ्टर डेप्री एंड बिफोर टैक्स मिल जाएगा आपको। तो कितना आ जाएगा? 20। सब में 20-20 आ जाएगा। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको बाकायदा फिगर लिखनी है। टैक्स 50% होगा तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10,000। तो सब में से टैक्स कितना कटेगा? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 कट जाएगा। टैक्स के बाद कितना बचेगा? 10,000। सब में कितना बचेगा? 10, 10। बाकी सब में भी 10,000 ही बचने वाला है। ठीक है, चलिए डेप्री एड बैक कर देंगे। डेप्री था कितना? 20,000। डेप्री क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आपको टैक्स के बाद वाला और डेप्री के पहले वाला रिटर्न चाहिए। तो सब में हम 20-20 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब कितना हो जाएगा? सबके अंदर कितना हो जाएगा? 30-30। सब में कितना हो जाने वाला बेटा? 30। आपको बकायदा यहाँ पे एग्जाम में अमाउंट लिखनी है। फिर मैंने कॉलम बनाया, देखो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। पे बैक पीरियड में हमको क्यूमुलेटिव फ्लो चाहिए होगा, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्लो। तो पहले पहले 30, फिर 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60। 60 + 30 90, +30 120, +30 150। डन, ये हो गया बेटा। एंड डिस्काउंटिंग करना है मुझको। डिस्काउंटिंग करना है मुझको किस तरीके से? एट कितने परसेंट मुझे बताए गए थे? जस्ट अ सेकंड, हाँ। 1 मिनट। कितने परसेंट बताए गए थे यार? कहाँ लिखा है? ये आगे लिखा है ना अपने एग्जाम्पल में।
कितना बेटा डिस्काउंटिंग? 10%। ठीक है, तो 10% क्या होने वाला है? डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 10%। एक चीज है कि आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, जाओ मैं आगे फटाफट। इस तरीके से मैंने फाइंड किया इसका। अच्छा, डिस्काउंटिंग अगर मैं करूंगा 10% पे, तो आने कितना वाला है? डिस्काउंट का रेट यहाँ फाइंड कर लेता हूँ, 0.909, है ना। फिर आएगा 0.826, फिर आएगा 0.751। 10% पे डिस्काउंटिंग करेंगे, आपको टेबल 1 देखना है, एन्युटी का टेबल देखना है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखना है, जिसमें एन्युटी नहीं देखनी है आपको। एंड 683 एंड 0.621, ये हो गया। अभी आपको कैश फ्लो ये जो था, दिस इनटू दिस करना है। याद रखना, गलती से ये मत ले लेना, ये तो क्यूमुलेटिव फ्लो है। ये हमको पे बैक पीरियड में काम आने वाला है। ये कब आने काम आने वाला है? पे बैक में। पे बैक पीरियड में ये कॉलम काम आने वाला है। नाउ 30,000 इंटू 909, ये हो जाएगा 27270। फिर 24780, फिर 22530, 20490 एंड 18630। इन सब का टोटल आपको कर देना है। ये आएगा, मैं करके बैठा हूँ, टोटल 113700। ये मैंने कॉलम फाइंड कर दिए प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए। ठीक है, चलिए अब फटाफट काउंट करते हैं। पहले पहली मेथड कौन सी थी? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के अंदर, पेबैक पीरियड के अंदर बेटा क्या फॉर्मूला थी? पेबैक पीरियड में अगर आपको फाइंड करना हो, पेबैक पीरियड फाइंड करना हो, तो आपको जानना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट ए में 1 लाख रुपए कब तक वापस आ जाएंगे। देखो, 3 साल तक अगर मैं इकट्ठा करूं तो 90,000 इकट्ठा आ रहा है वापस 3 साल तक। इसका मतलब तो ये क्या हुआ? 3 इयर्स तो लगेंगे लगेंगे, प्लस कुछ टाइम लगने वाला है। वो कितना टाइम लगेगा? अगर चौथे साल में देखा जाए तो यहाँ पे 1,20,000 टोटल आ रहा है, टोटल। लेकिन चौथे साल में फ्लो कितना आ रहा था? 30। ये रहा 30,000। अब 90 तो ऑलरेडी हो चुका है, मुझे तो 1 लाख ढूंढने ना कि 1 लाख वापस कब आएंगे। अगर 90 में 30 ऐड करो 120 हो जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। मुझे तो 1 लाख फाइंड करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि चौथे साल में, यानी 30,000, 30,000 कमाने के लिए मुझे 12 महीने लगते हैं। लेकिन मुझे तो 1 लाख करने के लिए 90 हो चुका है, तो 10,000 ही कम पड़ रहे हैं। तो 10,000 कमाने के लिए उन 12 महीनों में से कितना टाइम लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं? इसका मतलब कितना लगेगा? 4 महीने लगेगा। ये लगने वाले हैं 4 महीने। तो इसका आंसर आने वाला है बेटा 4 मंथ। कितना आने वाला है? 4 मंथ। इसका मतलब पेबैक पीरियड कितना होगा? 3 इयर्स एंड 4 मंथ। याद रखना, आपको ऐसे ही लिखना है बेटा, 3.4 मत लिख देना। तो ये आ गया आंसर किसका? प्रोजेक्ट ए का आ गया। प्रोजेक्ट ए में आपको फाइंड करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी फाइंड करना है, एनपीवी से भी फाइंड करना है। तो वो कैसे करोगे तुम? ये बेटा आ गया, है ना, आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो में से तुम माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो था कितना? 1 लाख। बताओ कितना आंसर आ गया? फिर 1 लाख माइनस करेंगे तो 13700। ये आपका क्या आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये भी हो गया। ठीक है। एंड तीसरा करना था आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से फाइंड करना था। कैसे करना था? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसमें करना क्या है? आपको सिंपली डिवाइड कर देना है ना। क्या करना है आपको? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से फाइंड करना हो तो यही बता देता हूं आपको। कैसे करोगे सर? ये डिवाइड ही कर दोगे तुम। 113,700 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 1.1370। ये आ गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपको तो दो में से एक का चुनाव करना है। ठीक है, तो जिसकी हायर वैल्यू होगी, एनपीवी जिसका ज्यादा होगा,
एंड पीआई भी जिसका ज्यादा होगा एंड पे बैक पीरियड जिसका कम होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने फाइंड कर लिया प्रोजेक्ट ए से। इसके अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना अभी बाकी है। क्लियर इतना? चलिए अब हम ढूंढेंगे किसके लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए। प्रोजेक्ट बी के अंदर कैश फ्लो कितना दिया है, 60 30 20 50 50। क्या लिख दूंगा, 60 30, फिर क्या था, 20 50 50, 20 50 एंड 50। ये था बिफोर डेप्री बिफोर टैक्स। सब में से क्या करना है मुझे, डेप्रीशिएशन माइनस करना है। दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट सेम है तो डेप्रीशिएशन भी सेम ही होगा। माइनस करूंगा तो 60 में से 40 जाएंगे, कितना बचेगा 40। 60 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 40। 30 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 10। ये हो जाएगा 0। 50 में से 20 जाएगा, बचेगा कितना 30। एंड यहाँ पे ही बचेगा कितना 30। अगर मैं यहां से क्या कर देता हूं, टैक्स माइनस कर देता हूं। बेटा क्या माइनस कर दूंगा मैं, टैक्स माइनस कर दूंगा। तो टैक्स आधा लग जाएगा। यहाँ पे 40 में से आधा टैक्स आ जाएगा, मतलब कितना 20,000 टैक्स आ जाएगा। 10 में से 5 टैक्स आएगा, यहाँ तो इनकम ही नहीं है। यहाँ 15 टैक्स आ जाएगा, आधा टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आधा टैक्स पे करना पड़ेगा। TF80 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बचा कितना, 20 बचा। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कितना बचा 15,000 बचा। और यहाँ कितना बचा 15। ठीक है। चलिए एड बैक क्या करूंगा, डेप्रीशिएशन एड बैक कर दूंगा, क्योंकि मुझे आफ्टर डेप्री चाहिए। 20,000 सब में क्या कर देना है, मुझको ऐड कर देना है। 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25। 0 + 20 हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 35। और ये भी हो जाएगा 35। ठीक है। अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्लो फाइंड कर देता हूं तो पहले में आएगा 40। ये हो जाएगा 65। 65 × 20 हो जाएगा 85। 85 × 30 यार, तीन एक 20। और एक 20 और ये हो जाएगा 155। ठीक है। डिस्काउंटिंग मुझे उसी परसेंट से करना है, दोनों के अंदर सेम है 10% पे। 0.909, 0.826 सेम ही आएगा जो ऊपर लिखा है। 0.751, 0.683, 0.621। फिर मुझे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो ये बेटा हो जाने वाला है 40 25। ओके सब सही है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। गलती से भी ये कॉलम मत ले लेना, ये मैंने फाइंड किया है पे बैक पीरियड के लिए फाइंड किया है, ये वाला कॉलम। ठीक है। तो 40,000 × 909 तुम करोगे, ये आ जाने वाला है कितना 36360। ये हो जाएगा 20650। ये 15020। ये हो जाएगा 23905। और ये हो जाएगा 21735। इन सबका टोटल भी बना के रखा है मैंने 117,670। ठीक है। इन सब में हमको फाइंड करना है कि पेबैक पीरियड कितना होगा। चलिए पेबैक पीरियड कितना होगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बी के अंदर पेबैक कितना होगा, पे बैक पीरियड होगा कितना, मुझे फाइंड करना है। आई एम लुकिंग फॉर 1 लाख इन्वेस्टमेंट, है ना। और 1 लाख इन्वेस्टमेंट कब तक वापस आ जाएगा, यहाँ देखो 3 साल तक। 3 साल तक तो 85,000 ही आया है, कुल मिला के 85,000 आया है। और चौथे साल में आ गए हैं, मैं प्लस करूं, चौथे साल का आया है 35, लेकिन मैं प्लस करूं, ऊपर प्लस करूं तो हो जाता है 120। मुझे तो फाइंड करना है 1 लाख, इसका मतलब 3 साल तो पक्का लगे ही लगेंगे। 3 इयर्स तो लगने ही लगने वाले हैं। प्लस कितना और टाइम लगेगा 1 लाख को रिकवर करने में। तो मैं बोलूंगा कि चौथे साल में 35,000 तुमने कमाया। तो 35,000 कमाने के लिए 12 महीने लग जाते हैं। अब यहां तक तुम 85 तक आ गए तो डिफरेंस कितना बचा 15।
15,000 कमाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका पेबैक पीरियड। ठीक है, तो ये बेटा हो जाने वाला है 5.14 मंथ्स, ऐसा आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे टाइम लगेगा 3 years एंड 5.14 मंथ, इस तरह से टाइम लगेगा। ये हो गया इसका पेबैक पीरियड। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दूंगा। कितना इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख, माइनस करेंगे तो 17,670। ठीक है, सिंपल है, बोलो यहाँ तक सिंपल था। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं उसको रैंक करने वाला हूँ। अब आपको रैंकिंग करनी है बेटा, क्या करनी है, रैंकिंग, याद रखना। पेबैक पीरियड की मेथड से, कौन सी मेथड से, पेबैक पीरियड में प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखो किसका पेबैक पीरियड जल्दी था, इसका पेबैक कितना था, 3 साल और 4 महीने, और ये कितना था, 3 साल और कुछ 5 समथिंग है। इसका मतलब पेबैक से देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए की फर्स्ट रैंक आती है और इसकी सेकंड रैंक आती है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू की मेथड से देखा जाए तो किसका एनपीवी ज्यादा था, इसका एनपीवी है 13700, इसका एनपीवी कितना है 1767। इसका मतलब प्रोजेक्ट सेकंड जो है उसकी फर्स्ट रैंक और इसकी सेकंड रैंक, इसमें इसमें प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ज्यादा है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा जैसे एनपीवी जाएगा, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी यही फर्स्ट आएगा और यही सेकंड आएगा, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करते थे, हम इसको डिवाइड कर देते थे, पी आई इज नथिंग बट, क्या करते थे तुम, 1176700 डिवाइड बाई क्या करते थे, 1 लाख। समझ गए ना, तो ये कितना आंसर आने वाला था, 1.1767। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे वैल्यू कम है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो ये हो गया कैसे, पेबैक पीरियड से भी हो गया और एनपीवी से भी हो गया, एनपीए से भी हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट जाता है, क्या डाउट जाता है कि यहाँ पे जो फ्लो था, ये 60 30 20 50, ये अनइवन फ्लो है ना। और ये जो फ्लो था 40 40 40 40, ये इवन फ्लो है। यानी ये यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है 40 40 40 करके, और यहाँ पे अलग अलग अमाउंट थी, अनइवन थे। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा टेबल इस्तेमाल करें, प्रेजेंट वैल्यू में सिंगल सम वाला इस्तेमाल करें कि एन्युटी वाला सम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल सम, है ना, और 10% पे ले लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हो। सी, आप प्रोजेक्ट ए को कंपेयर कर रहे हो प्रोजेक्ट बी के साथ, और प्रोजेक्ट बी में तो अनइवन अमाउंट ही थी, देखो अनइवन अमाउंट है ना, और इसलिए प्रोजेक्ट बी में तो तुम यही यही डिस्काउंटिंग करने वाले थे, तुम सिंगल सम वाला ही टेबल लेने वाले थे, और इसीलिए तुमने यहाँ पे भी सिंगल सम वाला टेबल ले लिया। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन में दोनों की अमाउंट सेम रहनी चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहना चाहिए। और इसीलिए हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में भले ही इवन अमाउंट थी, 40 40 40 था, तो मैंने एन्युटी वाला टेबल नहीं दिखाया, मैंने सिंगल सम वाला टेबल देख लिया। तो ये एग्जाम में ध्यान रखोगे कि जब भी कंपैरिजन करना होगा तो दो प्रोजेक्ट हो, किसी प्रोजेक्ट ए में इवन हो और किसी दूसरे में अनइवन हो, तो तुम क्या कर देना, सिंगल सम वाले में देख के ही कंपेयर कर लेना। ये हो गया कि हमने फाइंड कर लिया सभी मेथड से, सिर्फ कौन सा बाकी बचा इसके अंदर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बाकी बचा इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको भी यहाँ स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कैसे करना है। हालांकि ये तो सेम ही रहने वाला है, वहां पे भी ये तो सेम ही रहने वाला है, ये वाला कॉलम जो है प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉलम, तो क्या रहने वाला है, वहां पे सेम ही रहेगा। यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊंगा।